ईरान के अंदर क्या फीलिंग्स है? ईरान की जो मौजूदा रिजीम है वो क्या सोच रही है? ईरान में लबनान के ऊपर खदशात भी हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर खदशात भी हैं और साथ ही साथ फ्रोजन एसिड्स का भी जो मामला है उसके ऊपर भी खदशात हैं। जहां तक ऑलरेडी ये मुज़ाकरात जा चुके हैं, क्या ये हकीकत है कि वहां के एक तबका जो है वो इससे ज्यादा खुश नहीं है? अवाम के अंदर बिल्कुल ये राय पाई जाती है कि बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। स्विट्जरलैंड जाने पे बहुत ज्यादा लोगों ने एतराज किया है कि इतनी जल्दी स्विट्जरलैंड जाना मुनासिब नहीं था। अमेरिका ने अब इसराइल को भी रेजिस्ट करना शुरू किया है। ईरानियों को यह लगता है कि यूएस और इसराइल एक साथ हर चीज के ऊपर काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, और जो काम यूएस नहीं कर पाता वो इसराइल को कह देता है, जो काम इसराइल नहीं कर पाता वो यूएस को कह देता है अपनी आवाम को देख के। एक और इशू जो मेरे ख्याल में पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन बन रहा है वो है आपदा हुर्मुज के ऊपर टोल लेना। प्रेफरेबल ईरान के लिए भी नहीं है टोल लगाना, लेकिन एट द सेम टाइम जो डैमेज हुआ है ईरान को वो किसी ना किसी तरीके से तो रिकवर करना है। पाकिस्तान के साथ ऑयल की ट्रेडिंग, गैस की ट्रेडिंग, क्या उसका बाकायदा आगाज भी इस वक्त ऑन द कार्ड्स है? बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके आगे फ्यूचर जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है। पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस आई थिंक जितने अच्छी तरफ जा रहे हैं। आयतुल्लाह खमनाई है, उनकी आखिरी रसूमात का आगाज जो है वो होने जा रहा है। इस सिलसिले में कितने लोग एक्सपेक्टेड है कि 2 से 3 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक खुसूसी पॉडकास्ट के साथ आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है, किस हद तक सेंसिटिव है, और हर्डल कौन से हैं जो अभी भी आ सकते हैं। इवन दो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है वो दोनों साइड्स के वफूद वहाँ पे मौजूद थे। मैंने उस जगह को खुद जाके कवर भी किया, बर्गनस्टॉक के उस रिजॉर्ट के ऊपर। लेकिन अभी भी टेंशन जो है वहाँ पे मौजूद है, चूंकि अभी रिसेंटली पिछले 48 से 72 घंटे के अंदर दोबारा कुछ हमले हुए हैं, और इसकी वजह से एक दफ़ा फिर शकूक व शुबहात जो है वो इस पूरे मंजरनामे के ऊपर मंडलाना शुरू हो गए हैं। हमने एक दफ़ा फिर आज दावत दी है। ईरान के अंदर जर्नलिस्ट हैं जॉन हुसैन साहब, वो पहले भी हमारे पास चैनल के ऊपर आ चुके हैं। एक दफ़ा फिर हमने उन्हें इन्वाइट किया। अस्सलाम वालेकुम जॉन। मंसूर भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत कैसे हैं शुक्रिया। आप? खैरियत से हैं? आर यू गुड? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जॉन, आप बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो जॉन ये बताइएगा कि तेहरान से क्या अपडेट्स हैं इस वक्त? वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जो जो कुछ भी एक मुज़ाकराती अमल चला है, जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई स्विट्जरलैंड के अंदर दोनों चारों बल्कि वफूद की जानिब से, अब लेटेस्ट क्या है? ईरान के अंदर क्या फीलिंग्स है? ईरान की जो मौजूदा रिजीम है वो क्या सोच रही है इसके बारे में? देखिए, 3 फ्रंट्स पे इस वक्त जो है वो ईरान के अंदर बातचीत चल रही है। पहला फ्रंट है लबनान का फ्रंट। लबनान के अंदर आपको पता है कि ट्राइलैटरल टॉक्स के अंदर यूएस का जो जो अमल उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने उन्होंने मीडिएट करवाया लबनान और इसराइल के बीच में, उनके बीच में सीज फायर हुई, और उसको लेके ईरान में जो है वो खदशात जाहिर हैं, क्योंकि 55 से जायद गांव जो है वो इसराइल के सरेंडर में दे दिए गए हैं और इसराइल वहां से रिट्रीट नहीं कर रहा, जो कि क्लॉज नंबर 1 की वायलेशन है इस्लामाबाद मुआहदे की। फिर दूसरी जो चीज है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके। क्लॉज नंबर 5 ये कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला ईरान खुद उसका सेफ पैसेज अश्योर करेगा, और ईरान और ओमान मिलकर उसके टर्म्स जो है वो सेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के। लेकिन हुआ ये कि यूएस ने एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाने की कोशिश की। ओमान को बेसिकली कहा कि जी आप अपनी साइड खोलें, और वहां से कश्तियां ले जाने की कोशिश की, जिसके बाद वार्निंग शॉट्स फायर हुए। एक वेसल के ऊपर अटैक भी हुआ, और सिंगापुर की एक वेसल जो है उसको डैमेज भी किया गया, जिसके बाद ईरान के ऊपर जो है यूएस ने स्ट्राइक्स किए। तो उसको लेके जो है ईरानी आगे देख रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है, क्योंकि बहरीन के अंदर रिपोर्टेडली जो है वो स्ट्राइक किया है खातिमुल अंबिया ने। फिर तीसरी चीज जो है वो जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको लेके है कि फ्रोजन एसेट्स का कुछ पता नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लॉज 13 ऑफ द इस्लामाबाद एमओयू ये सारी चीजें जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जो यूएस का नेवल ब्लॉकेड है जो कि हट चुका है, ऑयल सैंक्शंस जो कि हट चुकी हैं, लेकिन जो फ्रोजन एसेट्स हैं और लबनान का इशू है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इशू है, उस चीज के ऊपर डेफिनेटिव आउटकम होना था, जिसके बाद न्यूक्लियर के मामला के ऊपर या दूसरे जो सैंक्शन, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शन दूसरी लगी हुई हैं, या जो $300 बिलियन का कॉम्पनसेशन पैकेज है, उसको डिस्कस करने की बात हो रही थी। तो इस वक्त ईरान में एक सॉर्ट ऑफ चेस बोर्ड के ऊपर, जिस तरीके से कहते हैं कि यूएस जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है जीसीसी कंट्रीज को एक साथ मिला के उनको सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर दोबारा लेके आने के लिए, उसके ऊपर खदशात भी हैं। लबनान के ऊपर खदशात भी हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर खदशात भी हैं, और साथ ही साथ फ्रोजन एसिड्स का भी जो मामला है उसके ऊपर भी खदशात हैं। तो देखते हैं आगे क्या चीज चलती है, लेकिन अवाम बहरहाल यहाँ पे
बहुत ज्यादा कहते हैं कि अनप्लेजेंट माहौल में है कि किस तरीके से जो है वो यूएस ने एक दफा फिर जो है वो खिलाफ वर्जी की और कोशिश कर रहा है एमओयू से किसी तरीके से हार को जीत में तब्दील करने के लिए। तो यहाँ पे कॉशियसनेस है बहुत ज्यादा लोगों के दरमियान। हम्म। अच्छा जॉन, ये बताइएगा कि जरा न्यूक्लियर के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, उसके बाद अवामी रद्द-ए-अमल के ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या ये फैक्ट है कि जो मौजूदा ईरानी रिजीम है उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, हमारे पास किसी किस्म के जौहरी हथियार नहीं होंगे, एटम बॉम्ब वगैरह की तरफ जो है हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अमेरिकन तो यही कह रहे हैं कि जनाब ये डिसाइड हो गया है हमारे हमारे दरमियान। देखिए, ईरान की गवर्नमेंट ने हमेशा से कहा है कि उनको न्यूक्लियर वेपन ना बनाना है। 2004 का फतवा भी है आयतुल्लाह खामनाई का। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में ईरान कुछ ही कंट्रीज में से 5 ममालिक हैं दुनिया के, जिसमें से एक ईरान है, जिनको कंप्लीट न्यूक्लियर साइकिल की जो है वो महारत हासिल है। और ईरान ने हमेशा से ये कहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे। ना सिर्फ ईरान ने ऐसा कहा है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो है वो रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं, इंक्लूडिंग तुलसी गैबार्ड का जो एडमिशन है मार्च के अंदर कांग्रेस के अंदर जो पिछले साल दिया था कि ईरान इज नॉट क्रिएटिंग अ न्यूक्लियर वेपन। और जोसेफ केंट जिसने रिजाइन किया बाद में काउंटर टेररिज्म का जो चीफ था, उसने भी यही कहा कि कोई एविडेंस नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, और यूएस ये बिलीव करता है कि ईरान वाकई में न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा। तो गवर्नमेंट ने हमेशा से ये बोला, एंड आप आई थिंक आपको भी नजर आया होगा कि जेसीपीओ एग्रीमेंट में 2015 में न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ईरान ने बेसिकली कहा था कि जी ठीक है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट पॉज लगवाना है तो वेल एंड गुड। ओमान में बाद में जो मुज़ाकरात हुए जिसके जिसके बाद हमला हो गया, उसमें भी आपको याद होगा कि ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि ईरान तैयार था कैप लगाने के लिए, तो कोई ऐसी बात नहीं थी। न्यूक्लियर इनरिचमेंट ईरान की जो बेसिक इनरिचमेंट है वो तो ऑब्वियसली ईरान अपने टेक्नोलॉजिकल पर्पजेस के लिए और एनर्जी पर्पजेस के लिए यूज करता है, लेकिन उसकी जो हाई लेवल इनरिचमेंट होती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि ताकि एक लेवरेज क्रिएट कर सकें, बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज कर सकें उस इनरिच यूरेनियम को। तो आई थिंक कभी भी ईरान का ना मकसद रहा है न्यूक्लियर वेपन बनाना, और ना ईरान सोच रहा है। उनके पास जो है ऐसे हथियार मौजूद हैं, कहा जाता है कि जिसकी वजह से उनको न्यूक्लियर वेपन की जरूरत ना पड़े। और दूसरी चीज ये है कि अब हॉर्मोज भी आ गया है, तो आई थिंक हॉर्मोज एक ऐसी चीज है जिसके बाद लेवरेज क्रिएट हो गया है ईरान के पास कि वो सफिशिएंट डेटरेंस क्रिएट कर सके। हम्म। लेकिन ये बताइए कि इस वक्त जारी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे ख्याल में मौजूदा रिजीम के लिए ये भी है कि उसको रिस्पांस कैसा दिया जा रहा है पब्लिक की जानिब से, क्योंकि जारी बात है एक एक पर्टिकुलर एक तबका ईरान के अंदर ऐसा भी मौजूद होगा जो इससे भी कंफर्टेबल नहीं है, जहां तक ऑलरेडी ये मुज़ाकरात जा चुके हैं या एक दूसरे के साथ जितनी निगोसिएशंस हो चुकी हैं, इवन दो अभी एक बड़े रफ पैच के अंदर है दोनों साइड्स। लेकिन क्या ये हकीकत है कि वहां के मतलब एक तबका जो है वो इससे ज्यादा खुश नहीं है? बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान के जो हार्ड लाइनर्स जिन्हें कहते हैं, और देखें, हमें ये पब्लिक डिस्कोर्स में भी चीजें नजर आई, शुरू से हमें नजर आया कि जो पैदरी फ्रंट है, जो इनका जो जिसे कहते हैं कि कंजर्वेटिव कह सकते हैं आप, या इनको आप कह सकते हैं कि हार्ड लाइनर्स जिसे कहा जाता है दुनिया में, उन्होंने हमेशा से कहा कि मुआहिदा जो है उसकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, मुज़ाकरात नहीं करना चाहिए, अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और अमेरिका को किसी भी तरीके की गैप देने का मतलब ये होगा कि वो तैयारी दोबारा करें ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। मुआहिदा जब शक्ल पा रहा था और हम मुआहिदे के करीब थे, तब भी आपको याद होगा कि प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ लोग खड़े हो गए थे बाहर, क्योंकि उनको सर्टेनिटी नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली उस मुआहिदे के अंदर क्या है। फिर अब्बास अरागची साहब ने टीवी पे आके एक्सप्लेनेशन दी, और मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस हुई। इनफैक्ट यहाँ पे एक्स के ऊपर जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा ईरानी पार्लियामेंटेरियंस भी हैं ऐसे जिन्होंने बहुत ज्यादा बात की, जिसके अंदर नबवियान साहब इंक्लूडेड हैं। बाय द वे, नबवियान साहब ने इतना बोला मीडिया पे आके कि गवर्नमेंट ने उनको सेंसर कर दिया बेसिकली, और उनके ऊपर अब जो है वो केस भी करने का सोचा जा रहा है यहाँ पे। तो बात सारी ये है कि देखें, अवाम के अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कि यूनाइटेड स्टेट्स कोई भी वादा करके पूरा करेगा, क्योंकि दो दफा पहले हमला कर चुका है अमेरिका, और एक दफा जो है वो मुआहिदा करके ट्रंप ने उस मुआहिदे को जो है वो यूनिलैटरली विड्रॉ किया है। तो जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है ईरानियों को। तो लगता है कि ये बड़े अटैक की तैयारी कर रहे हैं, ऑल्दो ऐसा नहीं है। हमें पता है कि यूएस की 1100 जो 1000 टोमाहॉक्स और 1100 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो है वो यूज हो चुकी हैं, और उनके बेसिस जो है वो दे आर रेंडर्ड इनऑपरेबल अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स एंड अदर आउटलेट्स। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल आवाम के अंदर बिल्कुल ये राय पाई जाती है कि बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। और स्विट्जरलैंड के ऊपर मंसूर साहब, स्विट्जरलैंड जाने पे बहुत ज्यादा लोगों ने एतराज किया है कि इतनी जल्दी स्विट्जरलैंड जाना मुनासिब नहीं था। आपने वहां जाके जो रश किया, आपको चाहिए था कि आप होल्ड करके रखते, 2 हफ्ते सिचुएशन और जो है वो खींच देते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही कह रहा है कि 4 हफ्ते का रिजर्व हमारे पास जो है वो बचा है।
यूएस स्ट्रेटेजिक रिजर्व, और उनके पास चॉइस नहीं होती, वो लबनान का फ्रंट रिजॉल्व करते, फ्रोजन एसेट्स रिलीज करते, उसके बाद टीम स्विट्जरलैंड जाती। लेकिन बहरहाल अवाम जो है वो खामोश है, क्योंकि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने इस चीज को अग्री कर लिया था आफ्टर अश्योरेंसेस बीइंग गिवन बाय प्रेसिडेंट, बाय स्पीकर एंड बाय फॉरेन मिनिस्टर। तो लोग अभी इस वक्त देख रहे हैं सिचुएशन किस तरीके से डेवलप हो रही है। लेकिन बिल्कुल जैसे हर दुनिया में, हर जगह, हर मुल्क में ये राय पाई जाती है, मुख्तलिफ राय पाई जाती है, वैसे ईरान में भी पाई जाती है। और लोग जो है वो ओवरऑल कंसेंसस यही है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अब लेकिन रिसेंटली एक और चीज जॉन ये देखी गई है कि थोड़ा सा अमेरिका ने अब इसराइल को भी रेजिस्ट करना शुरू किया है। थोड़ी सी फ्रिक्शन जो है, आई कांट रिमेंबर कि लास्ट टाइम का, मेरे ख्याल में शायद ओबामा के दौर में ये थोड़ी सी फ्रिक्शन हमने देखी थी। अब ट्रंप के साथ भी जो है वो थोड़ी सी फ्रिक्शन जरूर डेवलप हुई है नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान। मंसूर साहब, ये ईरान इसको टैग टीम समझता है। देखिए 1996 में बिल क्लिंटन ने जब मीटिंग की थी नेतन्याहू के साथ अरब इजरायली रिलेशंस को डिस्कस करने के लिए, तब उसने बाहर आके बिल क्लिंटन ने ऐसी ऐसी बातें बोली थी जो ट्रंप की बातें कुछ भी नहीं लगती उसके सामने। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि 27 अरब डॉलर का पैकेज जो है वो इसराइल को दे दिया गया। ओबामा को साइडलाइन करके नेतन्याहू गया कांग्रेस के अंदर और उसने जाके स्पीच दी डील के खिलाफ, जो जेसीपीओ एग्रीमेंट हुआ था उसके खिलाफ स्पीच दी। और वहां पे भी हमें नजर आया कि एक फ्रिक्शन पैदा हो रही थी। लेकिन हुआ क्या? 38 बिलियन डॉलर्स जो है वो ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए। फिर 2024 में जो बाइडेन की जब बातचीत हो रही थी इन लोगों के साथ, इसराइल के साथ गाजा के फ्रंट को लेके, और यूएस की जो फॉरेन एसेट्स कंट्रोल है उसने सैंक्शंस भी लगाई सेटलर्स के ऊपर, तो हमने देखा कि जो बाइडेन ने भी बहुत नाजेबा बातें की नेतन्याहू के लिए। लेकिन हुआ क्या? 30 अरब डॉलर जो है वो दे दिए गए। ईरान को लगता है कि यूएसएस लिबर्टी के वाकये से लेकर, और जोनाथन पोलार्ड जो कि सीआईए के अंदर बैठा हुआ एक इजरायली जो है वो स्पाई था, उसको जब प्रेसिडेंशियल पार्डन मिला और वो चला गया, तो उनको लगता है कि ये टैग टीम है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो कन्वर्ट करते हैं। और मिड टर्म्स की वजह से अमेरिका फर्स्ट के जो लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि इसराइल के खिलाफ सेंटिमेंट पैदा हो चुका है अमेरिका में, उनको टैप इन करने के लिए ये रेजिस्टेंस दिखाई जा रही है इसराइल के खिलाफ। जबकि हकीकत ईरान समझता है कि ये है कि अमेरिका अगर चाहे तो एक दिन में रैप अप कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। लबनान के अंदर जो अटैक्स हो रहे हैं उसमें भी ईरानियों को लगता है कि जानबूझ के अटैक्स जो है वो करने की ओपन रख रहे हैं ये स्पेस, ताकि इसराइल एक कार्ड की तरह प्ले कर सके यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स को या तो डील खराब करने का मौका मिले और डील से एस्केप करने का मौका मिले बाद में, और ईरान के ऊपर साथ साथ प्रेशर भी रहे एट मतलब आखिर तक ये लबनान का कार्ड यूज करते रहेंगे, ये ईरानियों का मानना है। तो आई थिंक ऑप्टिक्स दिखाए जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ईरानियों को ये लगता है कि यहां पे जो है वो सारी सिचुएशन क्लियर है, और यूएस और इसराइल एक साथ हर चीज के ऊपर काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, और जो काम यूएस नहीं कर पाता वो इसराइल को कह देता है, जो काम इसराइल नहीं कर पाता वो यूएस को कह देता है अपनी आवाम को देख के। अब एक और इशू जो मेरे ख्याल में पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन बन रहा है वो है आबदा हुर्मुज के ऊपर टोल लेना। अब ईरानी जो है वो इसके ऊपर अभी तक तो चलें ठीक है, ट्रेड जो है वो सारा कुछ हो ही रहा है, लेकिन मतलब वहाँ से पैसेज भी हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ फिर एक जो सिंगापुरियन जो जहाज़ था उसके ऊपर जो है वो अटैक भी हुआ है, और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी कि जनाब ये तरीका ठीक नहीं है, 4 ड्रोन्स भेजे गए, 3 को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, एक जाके फिर भी हिट हुआ है। तो ये मामला क्या है? क्या आबदा हुर्मुज जो है वो अभी भी जो है वो उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है क्या? देखिए, मुआहिदा तो ये कहता है कि ईरान और ओमान मिलकर ये मामला डिसाइड करेंगे, और लिखा हुआ है बाकायदा क्लॉज नंबर 5 में कि ईरान विल इंश्योर द सेफ पैसेज एंड दे विल मेक द अरेंजमेंट्स फॉर द सेम सेफ पैसेज। ठीक। ये जो करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, वो एक लेवरेज जो ईरान ने क्रिएट कर दिया अमेरिका के खिलाफ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक लेवरेज है बहरहाल, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ऑल्टरनेटिव पाथवे क्रिएट कर दिया जाए कश्तियों के लिए, ताकि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूज ना कर सके एज अ नेगोशिएशन, मतलब उसको एज अ टूल ऑफ नेगोशिएशन यूज ना कर सके। और ईरानियों को ये बात समझ में आती है, इसलिए अभी भी अगर आप देखेंगे तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की वार्निंग आई है, वहां पे शायद एक और वेसल को जो है वो हिट किया गया है। और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट चाह रहा है कि किसी तरीके से अपनी हार को तब्दील कर दे अपनी जीत में, और ईरान जो है जो उसकी जीत हुई है उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए चेस बोर्ड जो है उसके अंदर यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश कर रहा है किसी तरीके से कि ईरान के पास कोई कार्ड्स जो है वो नहीं बचे प्ले करने के लिए। एंड आई थिंक क्लियर है मामला, ईरान ने बोल दिया है कि परमानेंटली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी है। आपने खबर देखी होगी कि ओमान अभी शिप्स को बताना शुरू कर दिया ओमान ने कि बाद में हम फीस चार्ज करेंगे, और जो एमओयू के अंदर क्लॉज है वो यही कहता है कि 60 दिन तक फीस चार्ज नहीं होगी, उसके बाद का तो मेंशन नहीं है। तो ये इंप्लाइड है, अगर उसकी हर्मेनोएटिक्स देखें तो इसके अंदर इंप्लाइड है कि बाद में 60 दिन के बाद जो है वो फीस चार्ज हो सकती है। और ईरान ने कह दिया है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फीस, सर्विस चार्जेस फीस, जो भी पायलटेज फीस है उसको लेंगे।
बट इट इज येट टू बी सीन कि एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन ईरान ने बोल दिया है नहीं और लेकिन ओमान ने भी अब बोल दिया है जॉन कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो सिचुएशन है यहाँ वो पे जो पहले की तरह नहीं रहेगी। यहाँ पे जो दीगर जो ममालिक हैं, खलीजी ममालिक, वो जाहिर बात है वो कहते हैं कि जनाब ये स्टेटस 27 फरवरी को तो नहीं था ना, जब ये जंग शुरू हुई थी उससे पहले नहीं था। सो अब अगर हम स्टेटस को पे जा रहे हैं, चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो अब ये एक नई चीज़ जो है वो इक्वेशन में क्यों लाई जा रही है? देखें 27 फेब से पहले तो ये भी नहीं था कि ईरान के खिलाफ जो है वो खलीजी ममालिक अपने बेसिस इस्तेमाल करें, अमेरिका को इजाजत दे कि वो टेक ऑफ करें उनके फाइटर जेट्स और ईरान के ऊपर अटैक करें। द पॉइंट इज कि ईरान जो दिखता है पूरी सिचुएशन वो इस तरीके से दिखता है कि जो डैमेज हुआ है, अगर कल को नहीं मिलता $300 बिलियन का कॉम्पनसेशन पैकेज, तो ये पैसे ईरान कहां से लेगा और ईरान कैसे रिकवर करेगा। दूसरी बात यह है कि खलीजी ममालिक के जो कंसर्न है, अगर इंटरनेशनल लॉ को भी देखें तो पहली बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर ऑफ द लॉ ऑफ द सीज है, उसका ईरान सिग्नेटरी जो उसकी उसकी ईरान जो है वो मेंबर नहीं है और ना ही यूएस उसका मेंबर है। और 12 नॉटिकल माइल इजाजत देता है यूएनसीएलओएसबी के जितनी कंट्रीज हैं वो अपने टेरिटोरियल वाटर्स को कंट्रोल कर सकती हैं और उसके ईरान और ओमान के समुद्री रास्ते के थ्रू गुजरता है। तो वो ये कहते हैं कि भाई ये शैलो वाटर्स हैं, ये इंटरनेशनल पैसेज वे जरूर है, लेकिन ये हाई सीज के अंदर नहीं आता, तो इंटरनेशनल लॉ अप्लाई नहीं करता है इसके ऊपर। दूसरा ये कि खलीजी ममालिक, खलीज फार्स के जो ममालिक हैं उनके खिलाफ ईरान ने कुछ भी नहीं किया। 47 साल सैंक्शन सही, अपने जो टैंकर्स थे वो ईरान के खुद के नहीं जा पा रहे थे, चीजें ईरान नहीं मंगवा पा रहा था, तो ईरान कह रहा है कि आपने जो उनका साथ दिया है, या तो आप हमारे साथ डील्स बना लें अलग से, या तो आप जो है वो टोल को बर्दाश्त करें। और मेरे ख्याल में आगे सिचुएशन ये होने वाली मंसूर साहब के टोल ये लोग लगाएंगे नहीं, प्रेफरेबल ईरान के लिए भी नहीं है टोल लगाना, लेकिन एट द सेम टाइम जो डैमेज हुआ है ईरान को वो किसी ना किसी तरीके से तो रिकवर करना है। और अगर $300 अरब का फ्यूचर सिक्योर नहीं है तो फिर ईरान क्या करे, क्योंकि खलीजी ममालिक ने बहरहाल सपोर्ट तो किया है यूनाइटेड स्टेट्स को, यूरोपियन ममालिक ने इटली और रोमानिया के अलावा तो बेसिस नहीं दिए, ना ही उन्होंने टेक ऑफ और लैंडिंग की इजाजत दी, और ओमान के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं था जिसने यूनाइटेड स्टेट्स को बाज़ाहिर तौर पे सपोर्ट ना किया हो और उनके जहाजों को रिफ्यूल ना किया हो ईरान के खिलाफ। ठीक। और जॉन, इस सारे मामले के अंदर ये जो भी अब तक एक मुआहदा हुआ जिसके ऊपर साइन किए गए ईरानी सदर की जानिब से, ट्रंप की जानिब से, जनरली अवाम क्या समझती है? ईरानी अवाम के क्या दे गॉट अ गुड डील, दे गॉट अ बेटर डील, या इससे भी बेहतर हो सकती थी? नहीं, एब्सोल्युटली इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो एक क्लियरली मेरी अपनी जाती राय है कि क्लियरली एक विनिंग पोजीशन में आ गया ईरान। और दुनिया में, इसराइल में 92% लोग कह रहे हैं कि ईरान जो है वो जीत गया है। और अवाम जो है वो एमओयू को लेके कि साइन नहीं करना चाहिए था। आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई का बयान आया कि मेरी राय इस चीज के साथ, मेरी राय मुख्तलिफ थी। तो अवाम में जो सेंटिमेंट्स हैं वो जो प्रो रेवोल्यूशनरी जो ज्यादा इसके ऊपर स्टैंड करते हैं, उन्होंने कहा कि जी इस चीज को हम फिर क्यों आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल उनमें से बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है कि जो कह रहा है कि जी ठीक है, लेट्स सी वेयर थिंग्स गो अहेड, लेकिन किसी को भरोसा नहीं है इस चीज के ऊपर कि ये चीजें आगे बढ़ेंगी। मसला सारा हुआ स्विट्जरलैंड जाने की एपिसोड से। ईरानी अवाम ओवरवेलमिंगली स्विट्जरलैंड, जब यहाँ पे आपको पता ही है लोग रात को रोज जो है वो आते हैं बाहर और बाहर आके जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं अमेरिका और इसराइल के खिलाफ और गवर्नमेंट की सपोर्ट में आते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा नाराज हुए कि हम अगर 108 दिन तक, 110 दिन तक खड़े में बाहर, तो वो किस चीज के लिए खड़े में? अगर आप इतनी जल्दी चले जाते हैं मुज़ाकरात करने के लिए, तो आप जो है वो दिखा देते हैं दूसरे को कि आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करने के लिए तैयार हैं, इवन दो द इश्यूज हैव नॉट बीन रिजॉल्व्ड। तो मिक्स राय है। दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं जी ठीक है, आगे अगर कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक जो है वो कोई चीज आगे नहीं बढ़ेगी और हमारे जो सैंक्शंस रिलीफ की बातें या जो हमारा कॉम्पनसेशन पैकेज है वो पूरा नहीं होगा। तो मिक्स राय है, लेकिन ओवरऑल राय ये है कि ईरान को जो है वो टाइम नहीं देना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स को, और ज्यादातर लोग इसको एज अ यूनाइटेड स्टेट्स की टाइम गेन की ही एक चीज एक तरीके से देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स टाइम गेन कर रहा है इस चीज के अंदर। बट आई थिंक लोग अभी कॉशियस हैं, ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा जो है वो नाराज भी हैं कि स्विट्जरलैंड जो है वो इतनी जल्दी क्यों गए। मिक्स राय आपको पाई जाती है यहाँ पे, कोई एक सिंगुलर राय मुझे नहीं मिली यहाँ पे लोगों से। और जॉन, ये बताइएगा कि जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर, मैं जाहिर बात है यहाँ का रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वो ये है कि पाकिस्तान रिलेटेड लोग जो हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ठीक है, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा एक मीडिएशन को रोल अदा किया, इन दोनों मुल्कों को जो है करीब लाने के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया। क्या पाकिस्तान के साथ ऑयल की ट्रेडिंग, गैस की ट्रेडिंग और मतलब जो दो तरफा तिजारत है, क्या उसका बाकायदा आगाज भी इस वक्त ऑन द कार्ड्स है? देखिए, प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान जब पाकिस्तान ने दावत दी और जब गए तो उन्होंने बात की थी, आई थिंक इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर भी बात की थी, और उनकी डेलीगेशन में ऐसे लोग थे जो इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करने आए थे। 2009 से जो गैस पाइपलाइन का मुआहिदा जो हुआ है
उसके ऊपर ईरान ने तो पूरा काम कंप्लीट कर लिया है पाकिस्तानी बॉर्डर तक, और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की साइड से जो है वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाएगा। साइमल्टेनियसली जो 60 दिन का ऑयल वेवर मिला है, सैंक्शंस का वेवर मिला है ईरान को, उससे उम्मीद यही है कि पाकिस्तान और ईरान अपने ऑयल रिलेशंस को भी बढ़ा सकें, और पाकिस्तान को अगर ऑयल खरीदना है तो वो ईरान से ऑयल भी खरीद सके। सिमिलरली एनर्जी ग्रिड की भी बात हो सकती है कि एनर्जी ग्रिड फॉर एग्जांपल यहां से ईरान से बलूचिस्तान के थ्रू वहां पे जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है वहां पे एनर्जी ग्रिड एक्सपेंड कर सकता है ईरान, अगर अगर ऐसा मुआहिदा हो आगे जाके, जैसे कि कतर के साथ हो रहा है फॉर एग्जांपल, या दूसरे ममालिक के साथ हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके आगे फ्यूचर जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है। पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस आई थिंक जितने अच्छी तरफ जा रहे हैं, आई थिंक ऐसी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी दोनों ममालिक के लिए कि एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ना सिर्फ इकोनॉमिक ब्लॉक बन सकता है इन रिलेशंस की वजह से, बल्कि एक सिक्योरिटी ब्लॉक भी बन सकता है ईरान पाकिस्तान को कतर के साथ, सऊदी अरब के साथ, तुर्की के साथ, इजिप्ट के साथ, इन सारे ममालिक। और इसका इशारा मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने दिया था। बट एट द एंड ऑफ द डे देखना ये पड़ेगा कि कितनी चीजें आगे बढ़ती हैं और मुआहिदे के बाद कितना आगे सिलसिला जाता है कि पाकिस्तान एक फाइनल डिसीजन ले सके इन सारी चीजों के ऊपर। क्योंकि जाहिर है गैस पाइपलाइन आई थिंक बहुत बेनिफिशियल है, बिजली की कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा बर्डन जो है वो कम हो जाएगा, एंड आई थिंक बहुत फायदेमंद है दोनों ममालिक के लिए। लेकिन इस सारे मामले के अंदर ऑब्वियसली जो दीगर की प्लेयर्स हैं खलीज के अंदर, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात है, सऊदी अरब है, रिसेंटली जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान भी जो है वो एक टेलीफोनिक रब्ता आपस में हुआ है। समझते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक टेंशन रही इन तमाम चंद महीनों के अंदर, क्या वो रिजॉल्व हो पाएगी? मंसूर साहब, रियलिटी पूरी दुनिया की चेंज हो चुकी है। यूएस का जो परसेप्शन था एज द यूनिपोलर गारंटर, एज द सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो आई थिंक चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। टाइम जरूर लगेगा इसके अंदर, लेकिन खलीज फार्स के जो ममालिक हैं उनको रियलाइजेशन होगी आहिस्ता आहिस्ता कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो रिलेशनशिप है, हेनरी किसिंजर ऐसे कहता है ना कि इट इज फेटल टू बी अ फ्रेंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एट द एंड ऑफ द डे। तो आई थिंक उसकी शनाख्त जो है वो की जा रही है खलीज फार्स के ममालिक के अंदर। सऊदी अरब और कतर का आपने देखा कि रिलेशनशिप दोबारा रिस्टोर हो गया किसी हद तक। ओमान के साथ रिलेशनशिप्स कभी भी खराब नहीं थे। अब बच गए कौन? बच गया यूएई, बहरेन और कुवैत। जॉर्डन को तो मैं इंक्लूड कर ही नहीं रहा क्योंकि वो पहले से ही जो है वो खिलाफ रहा है। ये जो तीन ममालिक हैं इनके अंदर यूएई के साथ अभी मामला जो है वो सही हो गए हैं तकरीबन, क्योंकि फोन कॉल्स हो रही है बीच में, और पहले भी ऐसी बातें आ रही थी कि यूएई ने जो है वो अप्रोच किया है और चीजें जो है वो दोबारा सही करने की कोशिश की है। बहरीन और कुवैत का क्या होगा आई एम नॉट श्योर, बट द प्रॉब्लम इज के यूएस इस वक्त कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो एक्सप्लॉइट करे, जो गल्फ की अपनी सिचुएशन है उसको भी एक्सप्लॉइट करे, जो उनके अपने डिफरेंसेज हैं, ओपेक के डिफरेंसेज हैं फॉर एग्जाम्पल, उनको भी एक्सप्लॉइट करे, और किसी तरीके से एक ब्लॉक अपना अलग से बनाए अगर ममालिक पीछे जाते भी हैं तो। लेकिन आई थिंक रियलाइजेशन ये होनी पड़ेगी, जितने भी गल्फ ममालिक हैं उनको रियलाइजेशन होनी पड़ेगी कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका को साइडलाइन किया जाए, इस पूरे खित्ते से निकाला जाए और एक रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक बनाया जाए। मेरे ख्याल में ये रियलिटी जो है वो मुश्किल है पॉसिबल होना, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है। जॉन, ये भी बताएगा कि अब जो आयतुल्लाह खamenei हैं उनकी आखिरी रसूमात का आगाज जो है वो होने जा रहा है। इस सिलसिले में कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं और क्या इंतजाम वहां पे किए गए हैं, जरा उसके बारे में बताइएगा। मंसूर साहब, 4 जुलाई से तकरीबात स्टार्ट हो रही हैं। 2 दिन तेहरान के अंदर होंगी, उसके बाद एक दिन कुम के अंदर होगी 7 को, उसके बाद एक दिन इराक के अंदर होगी 8 को, उसके बाद आखिरी दिन 9 को मशहद के अंदर तदफीन है। इसके जो इंतजामात हैं वो 2 से 3 करोड़ लोगों के बीच में एक्सपेक्टेड है कि 2 से 3 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इतना ज्यादा रश था कि इराक में अलग से प्रोसेशन करवाना पड़ रहा है, क्योंकि इराकियों को साथ साथ होस्ट करने का आई डोंट थिंक यहाँ पे इतना बर्डन जो है वो बर्दाश्त कर सकती है हुकूमत। और जाहिर है इराक में एक सेंटिमेंट भी है, तो वहां पे भी प्रोसेशन हो रहे हैं। सिचुएशन ऐसी है कि अभी तेहरान के जो पुलिस चीफ है, जो ट्रैफिक पुलिस चीफ है, उन्होंने कह दिया है, ईरान के ट्रैफिक पुलिस चीफ ने कह दिया है कि तेहरान, कुम, मशहद, इन सारी जगहों पे गाड़ियां इस्तेमाल ना करें लोग अपनी। 24 घंटे मेट्रो स्टेशन जो है वो खुले हुए होंगे, वो फ्री होंगे, लोग उसमें आ जा सकते हैं, क्योंकि बहरहाल ट्रैफिक मैनेज करना और ये सारे इंतजाम फ्लेक्सिबली लेके जाना और कंफर्टेबली लेके जाना आई डोंट थिंक इतना ज्यादा पॉसिबल है। बाहर से भी शिरकत लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों के लिए वीजा की जो फीस है वो वेव कर दी गई है। पाकिस्तान के जितने भी लोग आना चाह रहे हैं वो 10 दिन का जो है वो वीजा उनको मिलेगा, एंट्री वीजा, अगर वो अप्लाई करें, और 10 दिन के एंट्री वीजा के ऊपर वो आ सकते हैं यहाँ पे और तकरीबात में जो है वो शिरकत कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरे ममालिक से भी लोग आने का इम्कान है कि दूसरे ममालिक से भी आएंगे, लेकिन तेहरान और कुम और मशहद में जो रश होगा वो ज्यादातर ईरानी पॉपुलेशन को किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ना कि बाहर के लोग भी अगर आ रहे हैं तो उनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, लेकिन बहरहाल अकोमोडेट किया जा रहा है। सिचुएशन जो है वो ऐसी बना दी गई है
कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कहना ये है कि वो कोशिश करेंगे। लेट्स सी, बहुत ज्यादा रश होगा। आयतुल्ला खुमैनी का जनाजा अगर आपने देखा हो तो बहुत ज्यादा रश था उस वक्त। हम्म। तो उस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे देखी जा रही है अभी भी। और जॉन, इस सिलसिले में जो है वो खबर ये आई कि नरेंद्र मोदी को भी भारत से जो है वो इनवाइट भेजा गया है कि जनाब वो भी आए। मेरे लिए एक्चुअली शॉकिंग था, क्योंकि मोदी जो है वो इस हमले से पहले, जब ईरान पे अटैक हुआ उससे 2 दिन पहले तो वो इसराइल में थे। तो ऐसी शख्सियत को एक्चुअली आयतुल्ला खamenei की जनाजे में दावत देना अजीब सा नहीं लगता? जी देखें, बात सारी ये है कि इंडिया, मैंने पहले भी जैसे कहा था कि इंडिया जो है वो इसराइल से मुख्तलिफ ईरान में कंसिडर किया जाता है एज अ स्टेट। उसकी एग्जिस्टेंस को तो वो नहीं कहा जाता कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। मोदी आज है कल नहीं है। और एक चीज ये है कि ईरान जो है वो इकोनॉमिक टाइज जो इंडिया के साथ थे, और उस चीज के ऊपर अब इंडिया के साथ स्टक था। पॉलिटिकल टाइज उस जैसे नहीं है जैसे पहले थे, लेकिन बहरहाल एक हेड ऑफ स्टेट होने के नाते सबको दावतनामा दिया गया है, उसमें इंडिया भी शामिल है। ईरान अगर लड़ना शुरू कर दे सबसे, तो कोई मुल्क नहीं बचेगा मंसूर साहब। तुर्की के भी रिलेशनशिप्स हैं इसराइल के साथ, वो तेल एक्सपोर्ट करते हैं, अजरबैजान के थ्रू पाइपलाइन जाती है, लोड होता है इसराइल की तरफ। मतलब बात सारी ये है कि ईरान को बहरहाल लड़ाइयां जो है वो अपनी पिक एंड चूज करनी पड़ेंगी वक्ती तौर पे, लेकिन कश्मीर के स्टांस के ऊपर ईरान नहीं हिलता। ईरान जो है वो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर नहीं हिलता। तो आई थिंक ये जो एक एक दावतनामा दिया है ये सिंबॉलिक भी है, बट एट द सेम टाइम इसराइल को दूर करने की कोशिश भी है ईरान की तरफ से कि इंडिया भले जो है वो कहता रहे कि उनके रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन ईरान के साथ वो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी जो है वो ना अपनाए, और ऐसा ना हो कि ईरान के खिलाफ जो है वो कोई भी मुल्क आए। तो आई थिंक इंडिया उसमें इंक्लूडेड है। तो मोदी का होना ना होना, आई थिंक पॉलिसी पॉलिसी जो है वो शख्सियात की बुनियाद पर नहीं चलती। कल को पाकिस्तान के साथ भी, अभी तो पाकिस्तान के साथ भी कोई बातचीत हो रही है इंडिया की, तो आई थिंक ऐसा तो नहीं है कि रिलेशनशिप्स बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। हाँ, इसराइल जैसे स्टेट को जिसका वजूद ही नॉन एग्जिस्टेंट है, जो कि बना ही एक एथनो सुप्रेमेसिस्ट ग्राउंड पे है, उसके साथ किसी भी तरीके की रिप्रोचमेंट नहीं हो सकती। वरना यूएस तक के साथ डील कर ली ईरान ने। आप सोचें, अभी भी यूएस के साथ वो मीडिएट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो दुनिया तो नहीं रुकती और दुकान बंद नहीं होती, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था। अपने जो नारे हैं और जो खिलाफ जो 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 इनका स्टांस है वो तो साथ ही साथ चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन आपका। नाज़रीन, जर्नलिस्ट जॉन हुसैन तेहरान से हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी राय सुनी। अगले चंद हफ्ते बड़े अहम हैं, ख़ासतौर पर इस मुज़ाकराती अमल के हवाले हवाले से आयतुल्ला खamenei की आखिरी रसूमात जो हैं वो भी अदा की जानी है। बड़ा सेंसिटिव पॉइंट होगा उस मौके पे। और जॉन बता रहे थे कि 2 से 3 करोड़ अफराद जो हैं एक्सपेक्टेड हैं कि इस जनाजे के अंदर वो शिरकत करेंगे। आई होप यू लाइक द पॉडकास्ट। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।